दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक एसपी साहब के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए इस किस्से को अंत तक सुने। लखनऊ में एक एसपी साहब की नियुक्ति होती है जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। वो अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहते थे। उनकी दिनचर्या यह थी कि हर सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते और शाम को वापस लौटते। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन अचानक शाम को एक शादी का निमंत्रण एसपी साहब के घर पहुंचता है। इस शादी में जाना बेहद ज़रूरी था। एसपी साहब की पत्नी ने उन्हें बताया कि आज शाम शादी में जाना है और उन्हें जल्दी घर लौटना होगा। एसपी साहब ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके घर लौटूंगा और फिर सब मिलकर शादी में चलेंगे। बात तय हो गई थी। तय होने के बाद एसपी साहब हर रोज़ की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और वो सीधे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। और ऑफिस में पहुंचने के बाद एसपी साहब दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वो फाइलों पर काम करते हैं, शहर की समस्याओं का निवारण करते हैं और पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। दिन धीरे धीरे ढलता है और शाम का समय आ जाता है। छुट्टी का समय होते ही एसपी साहब अपने अपने ड्राइवर से गाड़ी लाने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी ऑफिस के बाहर लगा देता है। एसपी साहब ऑफिस से बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं। गाड़ी चलने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक रुक जाती है और बंद हो जाती है। यह देखकर एसपी साहब हैरान हो जाते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं, क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? ड्राइवर भी चकित होकर कहता है, सर पता नहीं क्या हुआ। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर समस्या की जांच करने लगता है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता कि गाड़ी क्यों बंद हुई है। एसपी साहब अब थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, भाई मुझे जल्दी घर पहुंचना है, गाड़ी को जल्द से जल्द ठीक करवाओ या फिर किसी और की गाड़ी लेकर आओ और मुझे घर छोड़ दो। ड्राइवर तुरंत कार्रवाई करता है। वह ऑफिस में काम करने वाले एक व्यक्ति के पास जाता है जिसकी गाड़ी वहां खड़ी होती है और उससे गाड़ी मांगने की अनुमति मांगता है ताकि एसपी साहब को समय पर घर पहुंचाया जा सके। ड्राइवर उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, एसपी साहब की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्दी घर पहुंचना है। क्या आप अपनी गाड़ी दे सकते हैं? बस उन्हें छोड़कर लौटते ही गाड़ी वापस कर दूंगा। उस व्यक्ति ने सहर्ष अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे दी। ड्राइवर तुरंत एसपी साहब की गाड़ी वहीं छोड़ देता है और दूसरी गाड़ी में उन्हें बैठाकर रवाना हो जाता है। एसपी साहब का घर ऑफिस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। रास्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आधे रास्ते में एक पुलिस नाका पड़ता है। वही नाका था जिससे एसपी साहब रोज गुजरते थे। आमतौर पर उनकी सरकारी गाड़ी देखकर पुलिस वाले उन्हें बिना रुके जाने देते थे, लेकिन आज वो एक अलग गाड़ी में थे। जैसे ही उनकी गाड़ी नाके के पास पहुंचती है, पुलिस वाले अचानक आकर गाड़ी को रोक लेते हैं और ड्राइवर से कागज़ दिखाने को कहते हैं। एसपी साहब ये देख रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, ठीक है, गाड़ी रोक लो, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं एसपी हूँ। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। पुलिस वाले आते हैं और कागज़ मांगते हैं। ड्राइवर कहता है, साहब गाड़ी के सारे कागज़ पूरे हैं, लेकिन अभी वो घर पर है, गाड़ी में नहीं लाए। दरअसल ये एसपी साहब की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उन्होंने ड्राइवर को पहले ही निर्देश दिया था कि कागज़ मत दिखाना और देखना कि पुलिस वाले क्या कार्रवाई करते हैं। एसपी साहब जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में नाके पर क्या होता है, क्या चालान करता है, फाइन लगाता है या फिर कोई और प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, पुलिस वाले ड्राइवर को धमकाने लगते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, अगर कागज़ साथ नहीं है तो हमें गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। यह सुनकर ड्राइवर जवाब देता है, अरे साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं,
हम कोई शोर उत्सव के नहीं हैं, हमें जल्दी एक शादी में जाना है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं निकाल आकर सारे कागज़ दिखा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पुलिस वाले इस बात पर राज़ी नहीं होते। तभी पीछे बैठे एसपी साहब, जो अब तक चुपचाप पूरा मामला देख रहे थे, गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और बाहर उतर आते हैं। पुलिस वाले उनकी ओर देखते ही सर सर कहकर सम्मान से बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि एसपी साहब सादे कपड़ों में थे और उनके साथ सरकारी गाड़ी भी नहीं थी। पुलिस वाले कहते हैं, साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, अगर जल्दी है तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। एसपी साहब पूछते हैं, कितना फाइन बनेगा? पुलिस वाले जवाब देते हैं, लगभग 5,000 रुपये का फाइन बनेगा। यह सुनकर एसपी साहब शांत स्तर में कहते हैं, भाई ये हमारी अपनी गाड़ी है, सारे कागज़ हमारे पास है, लेकिन घर पर रह गए हैं। ड्राइवर सही कह रहा है, कल हम खुद कागज़ लेकर आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पुलिस वाले फिर भी मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं, साहब बिना फाइन के गाड़ी नहीं जा सकती। इस पर एसपी साहब मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुम नए नए यहाँ पोस्ट हुए हो? पुलिस वाला थोड़ा नेस में आकर जवाब देता है, साहब आप ये क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। ये सुनकर एसपी साहब गंभीर होते हुए कहते हैं, तो फिर मुझे पहचानते क्यों नहीं? ये सुनते ही पुलिस वाला सोच जाता है, कुछ क्षण के लिए सन्नाटा सा जाता है। उसकी नज़रें धीरे धीरे एसपी साहब के चेहरे को गौर से देखने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जिसे मैं नहीं जानता हूँ। पुलिस वाला कहता है, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। एसपी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं अक्सर इसी रूट से जाया करता हूँ, लेकिन जब मैं रोज़ अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो आपने मुझे कभी नहीं रोका। आज मुझे जल्दी है और इसलिए मैंने किसी और की गाड़ी ले ली क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। यह सुनकर पुलिस वाले कपक पाते हुए सोचने लगते हैं कि एसपी साहब है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले एसपी साहब से बिना चालान के पैसे मांगने लगे थे। एसपी साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ये बताओ भाई, जब तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी के साथ तो तुम बहुत बुरा व्यवहार करते होंगे। फिर पुलिस वाले हाथ जोड़कर कहते हैं, सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, इसमें सभी को देना पड़ता है। एसपी साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर करूँगा, लेकिन अभी मुझे कहीं ज़रूरी जाना है, आप लोग आगे से हाथ और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद एसपी साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने आवास पर पहुँच जाते हैं। आवास पर पहुँचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और उसे उस व्यक्ति को दे देता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहाँ पर उसे ठीक करवा कर वापस एसपी साहब के पास पहुँचता है। ड्राइवर एसपी साहब को फंक्शन के लिए ले जाने लगता है। एसपी साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था और वो सब भी लोग उस गाड़ी में बैठकर फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सभी अच्छे से फंक्शन का आनंद लेते हैं। फंक्शन ख़त्म होने के बाद एसपी साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर लौट आते हैं। अब रात के समय जब एसपी साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो उनका ध्यान बार बार उन पुलिस वालों की बातों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 5,000 की डिमांड की थी। वो सोच रहे थे कि अगर इस तरह से वसूली करते हैं तो एसपी ऑफिस के अंदर काफ़ी सारा पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है और कौन कौन इस चीज़ में शामिल है? इसी सोच में रात भर उन्होंने फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहाँ के कलेक्टर साहब से बात करनी थी और कलेक्टर साहब को वो सारी बातें बतानी थी। दूसरे दिन सुबह होती है तो एसपी साहब उठकर सबसे पहले रोजमर्रा के काम करते हैं
और उसके बाद सीधा अपना फ़ोन निकालकर कलेक्टर साहब को मीटिंग के लिए बुला लेती है। अब एसपी साहब के कहे अनुसार कलेक्टर साहब वहां से सीधा एसपी साहब के आवास पर आ जाते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए, और वहां आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में एसपी साहब उनको बता देते हैं जो उनके साथ कल हुआ था, और बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, तो मैं अकेला इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ। इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब भी हैरान होते हैं। इसके बाद वो मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर साहब एसपी साहब को आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करें, इस मामले में जो भी शामिल होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा और पहले हमें सबूत जुटाने होंगे। इसके बाद कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उन लोगों को रंगी हाथों पकड़ा जा सके। कलेक्टर साहब कुछ योजना बनाते हैं और उस पर काम करने का फैसला करते हैं। उधर पुलिस वालों को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उनकी बातचीत कलेक्टर साहब तक पहुंच चुकी है। उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं थी। कलेक्टर साहब ने भी ये बात गुप्त रखी थी। जब वो एसपी साहब से मिलने गए थे तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मामले की तह तक जाने के लिए इस बात को गुप्त रखना ज़रूरी है। अब पुलिस वाले इसी तरह से गाड़ियों से पैसा मांगते और चालान का दर दिखाकर उनसे कुछ पैसे ले लिया करते थे। लगभग 4 दिन बाद अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो गाड़ी रोड पर चलाने लायक ही नहीं थी। इसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को वो रोकते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर उसने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद उनसे कहने लगते हैं, हाँ भाई, ये गाड़ी तो रोड पर चलेगी ही नहीं और इसको तो बंद करना होगा। इसके बाद वो गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर आता है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है, साहब ऐसा मत करो, ये मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बंद नहीं कर सकते। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूँगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद यहाँ से इस गाड़ी को नहीं निकालूँ। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं, अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 3000 देने पड़ेंगे। इसके बाद वो गाड़ी वाला कहता है, साहब यह तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रखूँगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर पर रख लूँगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और आप तो इसको बंद करना होगा। तो गाड़ी वाला कहता है, नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे अगर आप पैसे कम कर देंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूं। अब इसके बाद पुलिस वाला उस रकम को घटाकर 1000 रुपया कर देता है और गाड़ी वाला मान जाता है। गाड़ी वाला अपने पास से 1000 निकालता है और दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है, चुपचाप से निकल जा, आगे किसी को कानों कान खबर ना हो जाए। इतनी ही देर में वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ आती है, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। वो आते हैं और अपने साथ एक केमिकल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आते हैं। आने के बाद तुरंत उन्होंने उस पुलिस वालों का वही हाथ, जिस हाथ से उसने रिश्वत ली थी, उस हाथ को उस केमिकल में डुबाया। डुबाने के बाद उस केमिकल का कलर चेंज हो गया और हाथों में रंग लग गया। यानी कि उस पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और जैसे ही उसे पकड़ा जाता है
वहाँ के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। कलेक्टर साहब ने अपनी शर्ट के बटन में एक कैमरा लगा रखा था जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वो लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोर को रोकते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि इसने पैसे के लिए है तो फौरन वहाँ पर आए और वहाँ पर आने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी दाढ़ी मूछ निकालते हैं और उन लोगों से कह देते हैं एसपी साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से पैसा बनाते हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी कहाँ से 3000 कहाँ से लेकर आएगा और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब जब कलेक्टर साहब की ये खबर चारों तरफ फैलती है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कर दिया है और एसपी साहब के कहने पर ये सब कुछ किया गया है, तो सभी लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब की वाहवाही करते हैं। चारों तरफ बात फैल गई थी कि यहाँ के कलेक्टर साहब बेहद ही ईमानदार है और वो न्याय क्या करते हैं, तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर हो जाता है और सभी लोग नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय अपनी तरफ से कलेक्टर साहब को कुछ ऐसा बताया जिसके बाद एक रिश्वतखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।